नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। स्वागत है अजीत जी आपका। अजीत जी, बिहार में आग लगी हुई है और आग लगी है बयान से। राज्यसभा में मनोज झा ने, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने एक कविता पढ़ी और उस कविता में ठाकुर का जिक्र किया। कई दिनों बाद आनंद मोहन की बेटी चेतन आनंद, जो आरजेडी के एमएलए हैं, उन्होंने आपत्ति कर दी, विरोध कर दिया। और इसके बाद तो पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। आनंद मोहन ने स्वयं कह दिया कि यदि मैं राज्यसभा में होता तो जीभ खींच लेता, ब्राह्मणों को मंदिर छोड़ देना चाहिए, बिहार में राजपूत बनाम ब्राह्मण। लेकिन हकीकत यह है कि आरजेडी ने भी आनंद मोहन से पाला झाड़ लिया है। और अभी से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने भी कहा है कि मनोज झा ने जो कहा उसमें कुछ भी बुरा नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था। वे किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे थे, वे प्रतीकात्मक कह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आनंद मोहन, जिन्हें बिहार की सरकार ने जेल से रिहा कराया, माना यह जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ वे महागठबंधन की लड़ाई में, इंडिया अलायंस की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद होगी अजीत जी, आप बिहार से ही हैं, लालू यादव ने कभी कहा था कि नहीं कहा था, इस पर रहस्य आज भी बरकरार है कि लालू यादव के बारे में कहा गया कि उन्होंने नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब भू से भूमियार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला। तो अब तो आनंद मोहन और मनोज झा के झगड़े में ये भूरा बाल ही उलझ गया। इसका फायदा नुकसान क्या? आनंद मोहन ने कोई नई रणनीति बना ली है? इस तरीके के बयानबाजी का मतलब क्या है? वे कोई दूसरा रास्ता तलाश में जा रहे हैं? ललन सिंह ने कहा कि देखिए, बीजेपी कनफुसवा पार्टी है। तो क्या बीजेपी इस बयान, इस लड़ाई के पीछे है? अजीत जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, पावर कॉरिडोर को समझते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी कनफुसका पार्टी है। उन्होंने ये बात बीजेपी को लेकर के कही और एक स्पष्ट राजनीतिक इशारा किया इस पूरे विवाद का उन्होंने। लेकिन आप देखिए, कितने लोगों ने कहा कि जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, आनंद मोहन या उनके बेटे चेतन आनंद ने जो विवाद खड़ा किया है, जिसमें अब नीरज सिंह बबलू भी हैं और संजय सिंह भी हैं, इन सब लोगों ने जो विवाद खड़ा किया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, गलत नुमाइश पर है, गलत व्याख्या है। ये कितने लोगों ने ये बात कही? ये बात बिहार में ही शक्ति यादव ने कही, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं और ठाकुर समाज से ही आते हैं, संजय सिंह ने ये बात कही। बिहार में भी और कई नेताओं ने ये बात कही है। आप सोशल मीडिया पर देखें, वो सब लोग कह रहे हैं ये बात कि इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मनोज झा ने जो कहा है वो किसी जाति विशेष को लेकर के नहीं कहा है, वो एक मानसिकता को लेकर के कहा है, जो सामंती मानसिकता होती है, जो गांव में फैली होती है, कस्बों में फैली होती है, हर जगह होती है, वो सामंती मानसिकता को लेकर के उसका एक प्रतीक था वो। और वो भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ये एक महान लेखक और कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी उन्होंने, जिस कविता का शीर्षक था ठाकुर का कुआं, और वो शीर्षक लिया गया था 100 साल पहले लिखी गई कहानी, प्रेमचंद की कहानी से लिया गया था वो शीर्षक। तो ये उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये कई लोगों ने कहा। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं ज्ञानेश्वर जी की आनंद मोहन भी जानते हैं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं सर? वो एक राजनीति है, वो एक राजनीति प्ले कर रहे हैं, एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आनंद मोहन। और वो पॉलिटिक्स के कई कारण हैं, वो पॉलिटिक्स करने के कई कारण हैं। आप देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, जब बड़ी कोई घटना होती है, इस तरह की चीजों पर जब बड़ी घटना होती है, तो लोगों की स्मृति में क्या याद रह जाता है? एक नाम याद रह जाता है। मनोज झा का बयान याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा कि ठाकुर समाज के ऊपर एक टिप्पणी हुई थी, तो उसके जवाब में कौन खड़ा हुआ था, तो हमारा नेता कौन है, हमारा रहनुमा कौन है, हमारा मसीहा कौन है, तो वो आनंद मोहन। आप समझिए कि जेल, तो आनंद मोहन क्या मसीहा बन गए इस बयान से? नहीं, पहले रहे थे वो, एक समय मसीहा रहे थे वो, जब उन्होंने लालू यादव के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था 1995 का विधानसभा चुनाव, आप याद करिए, वो थे, मसीहा थे वो। जेल में गए और जेल से छूटने के बाद वो ऐसे ही किसी परफेक्ट मौके की तलाश में थे कि उनको मौका मिले और वो इस खुल करके मैदान में आए, ये झंडा लेकर के कि हम, जो आज वो कह रहे हैं कि हम राजपूत समाज के, ठाकुर समाज के हम मसीहा हैं, हम रहनुमा हैं उसके, हम नेता हैं।
तो ये उनको मौका मिल गया और ये बात उनको समझ में आई 2-3 दिन के बाद, जब बयान हो गया मनोज झा का, उसके 2-3 दिन के बाद ये बात समझ में आई कि इस बात को प्ले करके, और देखिए आप किस तरह से एक फिल्म आई उसके खिलाफ, करनी सेना ने 4 जगह तोड़फोड़ कर दी, तो लोगों को करनी सेना याद है, फिल्म तो नहीं याद है, फिल्म तो आई चली गई, उसके डायरेक्टर कौन थे और उसमें कितनी कमाई हुई, लेकिन करनी सेना लोगों के दिमाग में बैठ गई। ये एक बड़ा तबका है जो हर समाज में होता है, हर जाति में होता है, जो बहुत दिमाग लगा के नहीं सोचता है, वो चीजों को फेस वैल्यू पर लेता है। उसको लगता है कि हमारी जाति के ऊपर अटैक हुआ है और हमारा रहनुमा ये है, हमारी रक्षा में ये उतरे। तो आनंद मोहन के लिए ये परफेक्ट मौका था कि वो एक ठाकुर समाज के रहनुमा के तौर पर, उसके एक नेता के तौर पर सामने आए, अपने को पेश करें। और वो इसलिए ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि आप देखिए बिहार में जो ठाकुर जितने नेता थे, राजपूत समाज के जितने नेता थे, वो सब या तो उनका निधन हो गया, या हाशिए में है, या राजनीति से बाहर हो गए। और आज एक बड़े नेता की जरूरत है, उस समाज को एक चेहरे की जरूरत है। आप देखिए रघुवंश बाबू का निधन हो गया, दिग्विजय सिंह का पहले ही निधन हो चुका है, सत्येंद्र बाबू चले जा चुके हैं, प्रभुनाथ सिंह जी जेल में ही अब रहेंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में सजा दे दी है। जगदानंद सिंह आखिरी समय में है, उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंप दी है। तो आप बताइए कौन बड़ा नेता है राजपूत समाज का, जिसकी पैन बिहार इमेज हो? अलग अलग क्षेत्र में तो है अलग अलग कि हाजीपुर के नेता हैं, लेकिन अजीत जी आप याद कीजिए कि आनंद मोहन सवर्ण एकता के लिए जाने जाते थे, और आपको वैशाली का चुनाव भी याद होगा जब उन्होंने किशोरी सिन्हा को चुनाव हरा दिया था, सत्येंद्र बाबू की धर्मपत्नी को। लेकिन तब आनंद मोहन के साथ, लवली आनंद के साथ, वहां ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत सभी खड़े हो गए थे। लेकिन जो आनंद मोहन ने नया विवाद छेड़ा है, इसमें तो सवर्ण एकता, जो हम कह रहे थे भूरा बाल को उलझा दिया गया। यहाँ तो कोई अगले पिछड़े की लड़ाई नहीं हुई, अगले अगले की लड़ाई हो गई। अब तो कहने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों को मंदिर छोड़ देना चाहिए। तो ये लड़ाई तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण, मतलब एक यजमान और एक पुरोहित, इनके भी इससे क्या फायदा होने वाला है आनंद मोहन को? क्या वे केवल राजपूतों की राजनीति कर कुछ फायदा हासिल कर सकेंगे, या उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहना है? ये दोनों बातें हैं, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहना है, वो भी बात है, और वो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, जो पिछले 3-4 महीने में उन्होंने देख लिया है कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी, मतलब वो तो नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी कहां से चुनाव लड़ सकती हैं, और राजनीतिक भविष्य कहां है, किस चुनाव क्षेत्र में और किस दल में। ये दोनों चीजें हैं। चुनाव क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी राजनीति में। आप उनकी चुनाव क्षेत्र का विस्तार देखिए कि महिषी से वो एमएलए हुए, फिर वैशाली से लवली आनंद जी एमपी हुई, फिर शिवहर से वो एमपी हुए, फिर शिवहर में चेतन विधायक हुए, फिर लवली जी सहरसा में भी लड़ी थी। तो ये विस्तार है उनके चुनाव क्षेत्र का कि सहरसा, वैशाली, शिवहर, कई जिलों में विस्तार है। तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चुनाव क्षेत्र का चयन। लेकिन उसके पहले जो आपने कहा ना कि सवर्ण एकता का क्या होगा, तो सवर्ण एकता बनाने के लिए भी पहली जरूरत यह है कि आप एक कास्ट के नेता हो, आपको वो कास्ट एक नेता अपने मसीहा के तौर पर स्वीकार करे। तो पहली जरूरत यह है। अब आनंद मोहन जी को अपनी स्वीकार्यता की जरूरत नहीं है, उनको चेतन आनंद की राजनीति स्थापित करनी। आनंद मोहन जी की उम्र तो अगले साल जनवरी में 70 साल की हो जाए, तो वो उनको अपनी राजनीति नहीं स्थापित करानी है, और न लवली आनंद जी की राजनीति स्थापित करानी है, उनको चेतन आनंद की। इसलिए पहला बयान चेतन आनंद से दिलवाया गया। फोर फ्रंट पर कौन रहा? चेतन आनंद रहे। उन्होंने ये विवाद शुरू किया क्योंकि उनको, उनके हाथ में चाहते हैं आनंद मोहन जी की बैटन जो ट्रांसफर हो वो उनके हाथ में हो। देखिए बड़े नेता चले गए हैं, लेकिन दूसरी लाइन के कई नेता हैं, जैसे नीरज सिंह बबलू आ गए, उन्होंने बहुत एग्रेसिव बयान दिया आकर के। तो दूसरी लाइन में आनंद मोहन के शिष्य ही हैं जी, आनंद मोहन के शिष्य ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर कुमार मुन्ना और नीरज कुमार बबलू दोनों उनके सबसे खास लोगों में रहे हैं शुरुआती दिनों में, 90, 93, 94 और 95 में। तो अब बैटन किसको ट्रांसफर होगा? राजपूत का नेता एक हो तो पहले जो कौन होगा जिसने मूव किया, जो पहला, जब सबसे पहले आगे बढ़ा, तो वो चेतन आनंद को आनंद मोहन जी ने आगे बढ़ा दिया, और उसके पीछे से उनकी बैकिंग है। तो सवर्ण एकता भी हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने कास्ट के लीडर हो, आपका कास्ट अपना नेता स्वीकार करे। तो इस बयान में एक बड़ा तबका है, सब नहीं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो उनको नेता मानेगा, अपना रहनुमा मानेगा। तो ये तो एक कारण है। दूसरा कारण राजनीतिक जो है वो चुनावी है, दूसरा कारण शुद्ध रूप से चुनावी है। अब शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद, और चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं, और शिवहर लोकसभा सीट से आनंद मोहन जी 2 बार एमपी रहे हैं, 96 और 98 में,
और लवली आनंद जी 2 बार चुनाव लड़ी हैं वहां से और दोनों बार बहुत बुरी तरह से हारी हैं वहां से। दोनों बार वो चौथे नंबर पर रही, एक बार कांग्रेस के टिकट पर और दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो इसके बावजूद वो क्षेत्र उनको लगता है कि बहुत प्रोमिसिंग है, यहां से लवली आनंद एमपी हो सकती है। आप समझ रहे हैं, आपको इस बात का आइडिया होगा शिवहर लोकसभा सीट का? बिल्कुल 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 जी। नेता जो है अभी लवली आनंद भी आरजेडी की नेता है और चेतन आनंद भी आरजेडी के नेता है। दोनों आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे, चेतन जीते थे और लवली आनंद जी हार गई थी सहरसा से। उस समय सबकी नजर सहरसा विधानसभा सीट पर थी ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि बिहार में ये माना जाता है कि जो सहरसा जीतता है वो पटना में सरकार बनाता है। तो ये था कि अगर सहरसा में जीत जाती आरजेडी और लवली आनंद जीत जाती तो दूसरी तस्वीर होती, वो नहीं जीती। तो टेक्निकली दोनों आरजेडी में है, टेक्निकली क्या ऑफिशियली भी दोनों आरजेडी में ही हैं। तो उसके खिलाफ बयानबाजी करना अनायास तो नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई उसके पीछे प्लानिंग है। और प्लानिंग ये है क्योंकि उनको लग रहा है कि आरजेडी से लोकसभा का टिकट मिलना मुश्किल है। जो पहला कारण हमने बताया, नेता बनना है, समाज का नेता बनना है, उसका झंडा उठा के आगे चलना है, झंडा बरदार बनना है। और दूसरा ये दिख रहा है कि आरजेडी में लोकसभा की टिकट नहीं मिलेगी लवली आनंद को, शिवहर सीट पर टिकट मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी जगह चुने जहां जाकर के अगर यहां से नाराजगी होती है और हम एक अपनी लीडरशिप स्थापित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस होता है कि ये राजपूत का बड़ा नेता है और इसके कहने से इसके पीछे नौजवान और दूसरे मतदाता आएंगे, तो वो इनको टिकट दे सकते हैं शिवहर में या कहीं भी दूसरी जगह। दूसरी सीट है वो आगे हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे, कौन सी सीट जिस पर इनकी नजर हो सकती है कि बीजेपी से टिकट मिल जाए। तो आरजेडी के प्रति नाराजगी दिखाने का एक कारण तो ये है कि शिवहर सीट से टिकट मिलने की संभावना नहीं है, आरजेडी में कहीं से भी टिकट मिलने की संभावना थोड़ी कमजोर है वहां। तो दूसरा कारण ये है। और एक कारण जो है वो पटना के जो पत्रकारिता के और राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है उस बात की कि आनंद मोहन जी अपने को थोड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि लालू यादव ने मिलने से मना कर दिया, लालू यादव उनसे नहीं मिले। आपके भी रिपोर्टर ये बात तो हाँ बिल्कुल जी, वो मिलने गए थे और मिल नहीं पाए थे और वो नाराज होकर चल दिए थे जी। बिल्कुल, तो ये पिछले ही हफ्ते की घटना है। ये जब शुरू हुआ उसके तुरंत पहले की ये घटना है। ये पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू हुआ था सोमवार को और हमको लगता है बुधवार को ये भाषण हुआ था ये इनका मनोज झा का, बुधवार यानी 30 सितंबर को इनका भाषण हुआ था। और ये जो घटना हुई कि आनंद मोहन जी मिलने चले गए लालू यादव के वहां घर पे राबड़ी देवी के आवास पर और वो मुलाकात नहीं हुई। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, दोनों तरफ से अलग अलग चीजें सफाई में है कि ये जल्दी चले गए नाराज होकर के, अंदर से जब तक खबर आती। और लालू यादव के यहाँ से ये कहा जा रहा है कि जब तक लोग देखने जाते तब तक वो जा चुके थे। मतलब ये कंफ्यूजन वाली बात थी कि आए और मुलाकात नहीं हुई। तो ये उसी दिन की बात है, शायद बुधवार की ही बात है या गुरुवार की बात है। तो उसके बाद ये आफ्टर थॉट था कि बुधवार के भाषण पर शनिवार वगैरह से, शनिवार या रविवार से जो विवाद शुरू हुआ है, ये एक तरह का आफ्टर थॉट था कि इसको मुद्दा बनाया जाए। और आरजेडी में अब मुश्किल हो रही है, अपने से भी उन्होंने आकलन कर लिया कि सीट मिलनी मुश्किल है और लालू यादव और के यहाँ से ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स है, तो इसका मतलब है कि वो वहां से मिलना मुश्किल है। अगर जो पसंद होते और ये बहुत अच्छे लग रहे होते और इनसे कोई राजनीतिक वोट का फायदा होना होता लालू यादव को, तब तो वो दौड़ के आकर के बाहर गेट पर से रिसीव किया जाता उनको। लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो इनको लगा कहीं ना कहीं ये खटका कि हो सकता है आरजेडी की टिकट न मिले। तो अभी से एक पोजिशनिंग शुरू करो आरजेडी के विरोध की, तो इन्होंने आरजेडी के विरोध की लाइन ली। तो ज्ञानेश्वर ये 3 कारण हो गए। पहला कारण नेता बनना, जाति का झंडा बरदार बनना। दूसरा कारण ये जो अपना आरजेडी के साथ टिकट मिलने में जो मुश्किल आ रही है। तीसरा कारण ये एक अपमान का भाव कि हमारा अपमान हुआ लालू यादव के दरवाजे पर। ये 3 कारण अभी तत्काल हमको दिख रहे हैं। पटना में एक और चर्चा है कि जब सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया राज्य मंत्री परिषद से, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद जो राजपूत की वैकेंसी हुई, आनंद मोहन चाहते थे कि चेतन आनंद, उनके बेटे, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। लेकिन इस बात के लिए भी लालू यादव और तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए। इस बात की खुन्नस भी है, ऐसी चर्चा भी पटना में है अजीत जी। नहीं, ये चर्चा है, ये यहाँ दिल्ली में भी ये बातें जो पत्रकार पटना के अखबारों के लिए काम करते हैं, चैनल्स के लिए, उनका कहना है कि वो चेतन आनंद को मंत्री बनाना चाहते थे, तो और वो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नहीं बनाया।
तो इसका मतलब कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के स्कीम ऑफ थिंग्स में आनंद मोहन का परिवार फिट नहीं बैठ रहा है अभी। उनकी जो योजना होगी आगे की, नहीं उस बैठ रहा है। योजना में वो परिवार फिट नहीं हो रहा है, तो उनको निश्चित रूप से अपनी जगह दूसरी ओर देखनी ही होगी। ये तो मतलब अब बंद के तो नहीं रह सकते। उनकी महत्वाकांक्षा, आनंद मोहन जी की महत्वाकांक्षा तो सिर्फ इतनी भर तो है नहीं कि उनका बेटा विधायक रहे। ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो तो 1991 में एमएलए खुद ही हो गए थे महिषी से, और लटन चौधरी जो उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे उनको हराया था उन्होंने। तो विधायक बन जाना तो है ही नहीं महत्वाकांक्षा। तो चेतन आनंद मंत्री बने, लवली आनंद जी एमपी बने, और उसके और भी आगे कुछ हो, बियॉन्ड, और भी मतलब उसके बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाए उनके परिवार की, ठीक है ना। तो ये संभावना हमको लग रहा है कि वो बीजेपी में अभी देख रहे होंगे। बीजेपी में देख रहे हैं आनंद मोहन, आपको ये लगने लगा है? नहीं, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो पहली बार देखेंगे संभावना। वो पहले भी बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य लवली आनंद जी का एक बार देखा गया था। उसके लिए बड़ी कोशिश भी की गई थी, और ये 2014 का चुनाव था, जब प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी को लड़ना था। उस समय 2014 में लवली आनंद जी ने बहुत कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, और इसके लिए बड़े प्रयास हुए थे। और उस समय हमने जो आपको पहले कहा कि उनके सीट का, उनकी राजनीति का दायरा बहुत फैला हुआ है, और दूसरी सीटें भी उनकी नजर में होंगी, वो हमने इसी संदर्भ में कहा था कि उस समय आरा सीट या वैशाली सीट के लिए प्रयास किया जा रहा था। और उस समय तक जब ये प्रयास किया जा रहा था, उस समय तक आर के सिंह बीजेपी में ज्वाइन नहीं किए थे, बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, और ये बात काफी आगे बढ़ गई थी। उस समय प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, के जरिए बात हुई थी, और आगे राजनाथ सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उन तक भी बात पहुंची थी। और प्रदेश के एक दूसरे बड़े नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, वो भी किसी न किसी समय इस मामले में इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन वो बात सारी बिगड़ गई, और वो बात कैसे बिगड़ी उसकी बड़ी लंबी कहानी है। आपकी कहानी, खबरों के पीछे वाली कहानी में कभी आप चर्चा करेंगे तो वो कहानी हम आपको ज्ञानेश्वर जी बताएंगे। वो बड़ी लंबी कहानी होगी। और आनंद मोहन बहुत फ्यूरियस थे, बड़ी नाराज हुए थे उस समय, और उनके पुराने बीपीपा के टाइम के अनेक लोग उस समय दिल्ली में आकर के बैठे थे। उन लोगों ने मुलाकात की थी धर्मेंद्र प्रधान से, राजनाथ सिंह से, और उसमें एक नाम हमको ध्यान आ रहा है वीरेंद्र सिन्हा का। वीरेंद्र सिन्हा मुजफ्फरपुर के एक नेता है, वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, वो बिल्कुल है ना। तो वो आए थे, वो भी कई लोगों से मिले थे यहाँ आकर, तो वो बड़ी कोशिश हुई थी। तो इसलिए बीजेपी के तरफ ट्राई करना कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो करें, क्योंकि अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में उनको हर हाल में एमपी का चुनाव लड़ना है, और न सिर्फ लड़ना है बल्कि जीतना है। तो उनको एक संभावना ये दिख रही है कि जो आरा सीट के लिए पहले उन्होंने कोशिश की थी, वो सीट अभी खाली हो सकती है। ये संभावना जताई जा रही है कि आर के सिंह को शायद इस बार टिकट न मिले। उनकी उम्र भी 70 साल से ऊपर हो गई है, 72-73 की उम्र में है, और वो हो सकता है कि उनको टिकट न मिले। तो आरा सीट पर वैकेंसी है। और दूसरी बात जो हमने सुनी है, हाँ, और दूसरी बात जो हमने सुनी है गंभीर चर्चा, वो ये है कि इस तरह की पोजीशनिंग के बाद सीधे बीजेपी में जाने के बजाय आनंद मोहन जी और उनका परिवार लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ जाए, और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की ओर, बिल्कुल बिल्कुल, उधर जाकर के, और वहां एक वैकेंसी लवली आनंद जी की पुरानी सीट पर हो सकती है। वहां वैशाली सीट पर एक ये दावा हो सकता है कि चिराग पासवान के साथ जाएं। वो सीट भारतीय जनता पार्टी वैशाली सीट उनको छोड़े, जो ऑलरेडी उनकी सीट है, उनकी पार्टी की सीट है, और वहां से इनको टिकट मिले। क्योंकि अभी जो वहां वीणा देवी एमपी है, वीणा देवी जो एमपी है, वो तो पशुपति पारस के खेमे में है, उसमें आने में उनको टाइम नहीं लगेगा अगर वो पाला बदलना हो टिकट के लिए तो। लेकिन वो सीट भी है। हमने इसीलिए शुरू में ही आपको कहा कि आनंद मोहन जी की राजनीति का दायरा, भौगोलिक दायरा बहुत बड़ा है। वो आरा है, और फिर वैशाली है, और फिर शिवहर है। तो ये सारी सीटें हैं। अच्छा, तो इन सब सीटों पर वो जहां भी, लेकिन अजीत जी हम ये समझना चाहते हैं कि आनंद मोहन जी ने जो राग छेड़ा है, जो झगड़ा लगा दिया, जो हमने कहा भूरा बाल, उसको उलझा दिया, तो आनंद मोहन जी के इतिहास को देखेंगे। जब पप्पू यादव के साथ उनकी लड़ाई, हमने ये देखा है खबरों के पीछे में, हमने कभी कभी चर्चा भी की है कि आनंद मोहन के साथ लड़ने वालों में या आनंद मोहन के साथ खड़े होने वालों में तब ब्राह्मण जाति के लोग थे, और आनंद मोहन के जो समर्थक पप्पू यादव की लड़ाई में मारे गए, उसमें कई मैथिली ब्राह्मण हैं। लेकिन इस झगड़े के बाद क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन चाहे
देखिए वैशाली में उतनी भूमिका नहीं हो सकती है, आरा में भूमिका नहीं हो सकती है, लेकिन यदि व्यापक फलक में देखें तो आनंद मोहन के साथ कभी क्या ब्राह्मण अब खड़े हो सकते हैं, या ब्राह्मण किसी राजपूत उम्मीदवार के साथ खड़े हो सकते हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस में रहे चाहे एनडीए में रहे? ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है ज्ञानेश्वर जी, अब बड़ा कैलकुलेटेड जी। मूव है। अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं या हम्म। बीजेपी का जो एलआई पार्टनर है लोक जनशक्ति पार्टी, या उस मतलब उस एनडीए गठबंधन के साथ किसी तरह से जुड़ते हैं आनंद मोहन जी, तो वो ये मान के चल जी। रहे हैं कि जो जो आप भूराबाल का वोट कर रहे हैं वो उसके साथ रहेगा, वो अच्छा। उसके साथ रहेगा। हाँ, चूंकि वो एक 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 एक, एक मान्यता एक मानते भी है ना कि ये जो भूमिहार ब्राह्मण, ये राजपूत तो थोड़ा कम, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण और कायस्थ को ये लोग मान रहे हैं कि वो बंधुआ वोटर है बीजेपी का, वो हर हाल में बीजेपी को वोट देगा। अच्छा। कलेजे पर पत्थर रख के देगा, चाहे जिस जाति का उम्मीदवार हो उसको देगा वो। तो ये कैलकुलेट, ये तात्कालिक, हम ये आनंद मोहन जी, आप देखिए, हम आनंद मोहन जी को बड़ा नेता और बड़ा संवेदनशील इंसान मानते हैं और हमने बड़े करीब से देखा है, इसलिए हम मान रहे हैं। और हमने पहले जैसा कहा कि वो जानते हैं कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो एक प्रतीक का इस्तेमाल किया है उन्होंने। और आनंद मोहन जी खुद ही एक लेखक हैं, कवि हैं, उनकी किताब है कैद में आजाद कलम, उन्होंने कविता की किताब लिखी है जिसका शीर्षक है कैद में आजाद कलम, और एक स्वाधीन अभिव्यक्ति नाम से भी उनकी एक किताब है। अब सोचिए, जो व्यक्ति स्वाधीन अभिव्यक्ति का इतना बड़ा पैरोकार हो, वो किसी व्यक्ति के सदन में बोलने पर, एक कविता पढ़ने पर इस तरह से कैसे नाराज हो सकता है? तो वो नाराजगी ऊपर से है, वो दिखाने की नाराजगी है, वो एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, इस बात को वो जान रहे हैं और उसका तात्कालिक लाभ लेना है। तात्कालिक लाभ ये लेना है कि अभी मई में जब चुनाव होगा, अप्रैल मई में, तो लवली आनंद जी को कहीं से एमपी बनना है। ये तात्कालिक लाभ है, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद वो मोल्ड करेंगे, वो अपनी राजनीति को बेंड करेंगे, वो अपनी राजनीति को चेंज करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। वो उनको पता है कि जो जिस सवर्ण जिसके नेता रहे हैं, वो जिस सवर्ण के वो नेता रहे हैं, उसको आरजेडी अलायंस के लिए ले आना, आरजेडी के सिंबल पर उससे वोट डलवाना ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। अगर वो चुनाव लड़े आरजेडी के टिकट, लवली आनंद जी, और लालटेन छाप कर उनको मुहर लगवाना हो, तो आनंद मोहन जी को भी पता है कि कितना मुश्किल होगा ब्राह्मण का या भूमिहार का वोट डलवाना उस सिंबल पर। कई चीजें अभी बदल गई हैं, अब लोग वोट डाल भी रहे हैं आरजेडी को, कई जगह लोगों ने डाला, हम लोगों ने सब देखा, बुचहा का चुनाव देखा, एमएलसी का चुनाव देखा, कई जगह हो गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसकी संभावना बहुत कम है। लोकसभा चुनाव में अभी भी तब तो जी बिल्कुल संभावना कम है। लेकिन अब ये बताइए कि आप तो जी, लेकिन अब ये बताइए कि लालू यादव और नीतीश कुमार, ललन सिंह, तो अब तो इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि हमने आनंद मोहन को जेल से आजाद क्यों कराया। देखिए, जब आनंद मोहन आजाद किए जा रहे थे तो ये महागठबंधन वाले लोग, इंडिया अलायंस वाले लोग, इंडिया अलायंस तो अब नाम पर है, बहुत ही खुश थे। और बीजेपी जो पहले से उन्हें आजाद कराने की मांग कर रही थी, वो जब ये आजाद हो गए तो ये कहने लगी कि एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्यारे को छोड़ दिया गया। तो अब तो ये पछतावा होगा यदि आनंद मोहन भागते हैं कि ये हमने अपने ही पैर में कैसे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि पॉजिटिव तो बदल गई अब राजनीति की। जेडीयू आरजेडी, इनके नेताओं ने निश्चित रूप से बड़ी मेहनत की। पहले भी इन लोग पहले भी चाहते तो, नीतीश कुमार जी पहले भी चाहते तो वो रिहा हो सकते थे। वो काफी समय पहले उनकी सजा का, उस मुकाम पर उनकी सजा पहुंच गई थी जहां से राज्य सरकार उनको छोड़ सकती थी, लेकिन पहले नहीं छोड़ा गया। जब वापस आरजेडी का अलायंस हुआ तो ये एक तरह से जेडीयू से ज्यादा आरजेडी का वो था कि इनको रिहा किया जाए। इस बात का कारण आप ये समझिए कि जो आपने भूराबाल कहा, उसमें राजपूत ही एक जाति है जिसका थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी की तरफ रहा है, वो हमेशा रहा है। और उसके दूसरे ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं, तो उसके कंट्रास्ट में वोट डालते हैं जनरली राजपूत लोग वहां। ये सामाजिक समीकरण है, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट है जमीन पर का, ये ना हम इजाद कर रहे हैं ना आप इजाद कर रहे हैं, ये है कॉन्फ्लिक्ट है जमीन पर, ये कि एक इधर वोट डालेगा तो दूसरा उधर वोट डालेगा, ये कई जातियों के बारे में ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आरजेडी को ये था कि एक बड़ा नेता हम अगर जेल से रिहा कराते हैं, उसका श्रेय हमको मिलता है, तो ये वोट और कंसोलिडेट होगा हमारे साथ। रघुवंश बाबू के जाने के बाद एक ऐसे नेता की जरूरत भी थी जो बिहार में एक चेहरा बने, और जगदा बाबू का लिमिटेशन था, जगदा बाबू की एक सीमा है एक सर्टेन इलाके में, आनंद मोहन की अपील पूरे प्रदेश में है। तो ये आरजेडी का ज्यादा वो जोर था कि ऐसा किया जाए। और जब ये हो गया और चले जाएंगे तो निश्चित रूप से निराशा होगी, लेकिन इसका कैलकुलेशन जरूर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया है, नहीं तो वो इनको रोकने मनाने की कोशिश करते। इस तरह से डिफाइंड का जो एकदम डिफाइंस है आरजेडी में,
जिस तरह से आरजेडी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया में कि वो मनोज झा के साथ है, शक्ति यादव ने जिस तरह का इंटरव्यू दिया, तो ये डिफेंस नहीं होता, ये कहीं ना कहीं पैचअप की कोशिश होती। वो पैचअप की कोशिश नहीं हो रही है। इसका मतलब कि आरजेडी का भी अपना कैलकुलेशन है कि इनके जाने से हमको कितना नुकसान होगा। वो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्या कैलकुलेशन हो सकता है? क्या कैलकुलेशन ये होगा? क्या कैलकुलेशन हो सकता है? हाँ, ये कैलकुलेशन ये हो सकता है कि एक सर्टेन इलाके से बाहर, अपनी सीट से बाहर वो राजपूत का वोट नहीं ले जा सकते हैं आरजेडी से खींच करके। हाँ, वो आरजेडी का पूरा एक तरह से होता है ना कि एक मुश्त वोट लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये अपना आरजेडी का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि उसके पास कैंडिडेट भी हैं, उसके पास नेता हैं जिनको वो चुनाव लड़ाएंगे, और समीकरण ऐसा बन रहा है। उस समीकरण में ये है कि ये आनंद मोहन जी सहरसा में कुछ जगहों पर, मधेपुरा में थोड़ा बहुत, या शिवहर, वैशाली, आरा, जहां भी लड़ते हैं वहां वो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें कंसोलिडेट होंगी। हो सकता है कि वो जो जहां वो नुकसान करें, वहां जो आप कह रहे हैं ब्राह्मण का वोट आकर के ऐड हो। अगर शिवहर में जाते हैं लड़ने, आनंद मोहन जी की लवली आनंद शिवहर में चुनाव लड़ती हैं, तो वो पूरा इलाका अच्छा खासा वोट बैंक है, मैथिल ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट आधार है। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, आप वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, ये सारी एक लाइन से ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये बड़ा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जोड़ लीजिए ना। बिल्कुल, हम तो अभी यहाँ से शुरू किया, आप ले जाइए आगे तो पूरा मिथिलांचल का इलाका आ जाएगा, जहां आनंद मोहन का भी असर है, और वहीं मैथिल ब्राह्मण वोट भी बहुत बड़ी संख्या में है। आप देखिए, रघुनाथ झा वहां से चुनाव लड़ते थे, प्रकाश झा वहां से चुनाव लड़ते थे। अभी भी पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर प्रवेश मिश्रा चुनाव लड़े थे वाल्मीकि नगर सीट से, और उनको 3,80,000 वोट आए। 3,80,000 वोट। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, उस सिंबल पर। संजय झा तैयारी कर रहे हैं दरभंगा से चुनाव लड़ने की। हाँ, तो संजय झा तो तैयारी कर रहे हैं दरभंगा से चुनाव लड़ने की। वो तो हमेशा कई साल से वहां के दावेदार हैं। तो आप वाल्मीकि नगर सीट देखिए, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट, शिवहर लोकसभा सीट, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, मधेपुरा, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जो जहां ब्राह्मण वोट, गोपालगंज, जहां ब्राह्मण वोट बहुत मैटर करता है। तो अगर ये विवाद बढ़ता है, हमको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन चलेगा, ये थोड़े दिन में इसको ठंडा हो जाना है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो उस कंट्रास्ट में जितना वोट का नुकसान आनंद मोहन की वजह से होगा आरजेडी को, उसके कंट्रास्ट में उससे ज्यादा वोट का फायदा भी हो सकता है। वो समीकरण उन इलाकों में जहां आनंद मोहन का असर है। हमने पहले कहा कि एक मुश्त ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ का वोट तो बीजेपी की तरफ जाता है, और वो इस बार भी जाएगा। कोई कारण हमको नहीं दिख रहा है कि वो उसे टूटेगा, लेकिन जहां आनंद मोहन का असर होगा, वो जहां जाएंगे उनके रिएक्शन में, वो जहां प्रचार करेंगे, वो जहां जाएंगे उसके रिएक्शन में ये वोट मैथिल ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का वोट टूट करके आ भी सकता है आरजेडी की तरफ। ये कैलकुलेशन होगा, आरजेडी का कैलकुलेशन होगा। तो अब आखिरी सवाल ये है अजीत जी कि देखिए, आनंद मोहन यदि चले जाते हैं, स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, तो इंडिया अलायंस महागठबंधन जिस तरीके से आनंद मोहन की पोजिशनिंग कर रहा था राजपूतों के बड़े नेता के रूप में, हम जेडीयू के भीतर ही देख रहे थे, जो उनके पुराने नेता हैं संजय सिंह एमएलसी, लगातार दौरा करते रहते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती उन्होंने कराई, पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा उन्होंने लगाई, लेकिन इधर के दिनों में थोड़े मायूस दिख रहे थे, कार्यक्रम तो कर रहे थे, नीतीश कुमार को अपना भगवान मान रहे थे। तो अब तो जेडीयू और आरजेडी के भीतर ही आप देखते हैं सुनील सिंह नाराज चलते हैं, ठग्गू का लड्डू का कहानी तो हमने कल ही आपने बताई थी। तो अब तो वैकल्पिक व्यवस्था भी, राजपूत का वोट लेना है तो इन्हें फिर से अपनी तैयारी, वशिष्ठ नारायण जी की उम्र हो चुकी है, बहुत एक्टिव रह नहीं सकते हैं, तो इन्हें तो जेडीयू और आरजेडी को विकल्प के तौर पर अपनी तैयारी तो शुरू करनी होगी ना। वो कर रहे होंगे लोग निश्चित रूप से, और नहीं तो फिर जिनको रोका गया है, जिनको ठंडे बस्ते में डाला गया है, उनको निकाल लिया जाएगा। अभी सुनील सिंह को मान लीजिए चुप रहने के लिए कहा गया, उनको सक्रिय कर दिया जाएगा। चुनाव आने पर हो सकता है जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को भी सक्रिय कर दिया जाए। तो वो ऐसी दिक्कत नहीं है कि वहां दूसरे लोगों को दूसरे नेता निकाल दें। लेकिन आप एक बात को समझिए कि जो अलायंस है ना, अभी चुनाव के पहले जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे, और 52-54% ओबीसी आबादी दिखेगी उस आंकड़े में, और उस अनुपात में उसको आरक्षण देने की मांग उठेगी कि इनको 27% आरक्षण पर्याप्त नहीं है, 40% आरक्षण दिया जाए या 45% आरक्षण दिया जाए, आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 75% की जाए। उसमें आपको लगता है क्या कि फिर आरजेडी जेडीयू सवर्ण वोट के लिए कोई प्रयास करेंगे? फिर उनको कोई जरूरत नहीं, तब तो फिर गरीब, जी बिल्कुल, तब तो पिछड़ा बनाम अभी क्या है।
हाँ वही, फिर तो ये कैलकुलेशन भी होगा ना कि आरजेडी जेडीयू का ये कांग्रेस का ये कैलकुलेशन भी तो होगा और लेफ्ट का कि हमारे जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हमको अगर लड़ाई बनानी है, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनानी है जिसमें मुस्लिम और दलित भी कुछ जुड़ेगा, तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी इस तरह के किसी भी पोजीशनिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी भी नेता की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी बड़े वो सब घूमते रह जाएंगे लोग, किसी की पूछ नहीं रह जाएगी वहां। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अजीत जी चलते चलते आपको एक जानकारी दे दे, कभी आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने फिर से बिहार में कांग्रेस के लिए 10 सीटों की मांग कर दी है, लेकिन इसकी चर्चा कभी हम लोग बाद में करेंगे। आप कह रहे थे कि यूपी में कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते हम अपने सब्सक्राइबर से करते हैं जिन्होंने जो ये वीडियो देख रहे हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।